अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त हसन रिजवी और आज लाउंज टॉक विद इफ़त में हम बात करेंगे आरिफ अल्लाह आरिफ से, जो कि सहाफ़त में निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजार चुके हैं, और वो भी सहाफ़त भी वो जो कि जंग और जियोग्राफी के साथ इन्होंने 52 साल का अरसा गुजारा है। इसके साथ साथ इनकी पहचान कोर्ट रिपोर्टिंग है, कराची की रिपोर्टिंग है, पॉलिटिकल अफेयर्स को ये कवर करते रहे हैं, डिफेंस को, और बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं पाकिस्तान की तारीख की। तो अंदाजा कर लें कि 52 साल में क्या क्या नहीं कवर किया होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे आरिफ साहब से कि सहाफ़ी इस हद तक एक एक कैंप और दूसरे कैंप का हिस्सा कैसे बन गए। ऐसी ही पाकिस्तानी सहाफ़त का रिवाज था कि कुछ सहाफ़ी प्रो फौज हैं और कुछ सहाफ़ी एंटी फौज हैं। कुछ सहाफ़ियों ने ठेका ले रखा है नवाज शरीफ की क्लास लेने का, उसकी करप्शन की कहानियां एक्सपोज करने का, और कुछ सहाफ़ी सिर्फ इमरान खान की तारीफें करते हैं। ये क्या है? ये क्या इसको सहाफ़त कहेंगे? ये क्या इसी तरह से होता रहा है आरिफ साहब? जो सवाल आपने किया है वो बहुत ही अच्छा सवाल है जी। और वो मेरा ख्याल है कि हर उस शख्स को एजिटेट करता है और गौर पर मजबूर करता है कि जिन्होंने असल में सहाफ़त की है, जिन्होंने प्रिंट मीडिया में सहाफ़त की है। असल में ज्यादातर तो अरसा ही पाकिस्तान बनने के बाद प्रिंट मीडिया का है। बिल्कुल। और ये 2000 जब मुशर्रफ साहब आए उसके बाद उन्होंने ओपन किया, और उससे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ पीटीवी था। और जब ये जुमा बाजार लगाया उन्होंने और लाइसेंस दिए, तो उसके बाद ये एक दूसरी सिलसिला सहाफ़त का शुरू हुआ, और जिसमें सहाफ़त का बिल्कुल रंग ही बदल गया, और वो सहाफ़त नहीं रही जो पहले थी। पहले जो सहाफ़ी थे वो देखिए, नजरियात हर एक के होते हैं। कोई जो है वो इस्लाम पसंद कहलाता था पहले, कोई प्रोग्रेसिव कहलाता था, अब भी है, कोई लिबरल कहलाता था, लेकिन बड़ी रवादारी थी आपस में। और जब वो सहाफ़त की टेबल पर बैठते थे तो उस वक्त वो अपने नजरियात गोया बाहर रख कर आ जाते थे। उस वक्त कोई वो लाइन, कोई इंतहा पसंदी की लाइन तो अलग चीज है, कोई भी एंगलिंग, कोई लाइन इख्तियार नहीं करते थे, और वो हकायक को उसी तरीके से पेश करते थे जिस तरीके से हकायक मौजूद होते थे। तो इसलिए कोई कह नहीं सकता था कि ये जो है ये जमातिया है, ये जो है ये कम्युनिस्ट है, ये जो है फलाना है। तो बात ये है कि हर एक एहतराम करता था उसका। मैं अपनी मिसाल दूंगा। मैं मुझे लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से रहा, जमात इस्लामी से रहा, लेकिन मेरी दोस्तियां जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव ग्रुप के सहाफियों से या अदीबों से या शायरों से या सियासतदानों से रही। पीपल्स पार्टी में मेरी दोस्तियां हैं, इवन एमक्यूएम के साथ मेरी दोस्तियां हैं, और नेशनल अवामी पार्टी के साथ मेरी दोस्तियां हैं। तो बात यह है कि वो इस वजह से है कि उन्होंने मुझे एक गैर जानबदार सहाफी पाया था। तो मैं समझता हूँ कि आजकल ये जो हार्ड लाइन ले रखी है इंतहा पसंदाना, ये मुल्क के लिए भी मुफीद नहीं है और हमारी सहाफत के फरोग के लिए भी बड़ी नुकसानदेह है। पाकिस्तान में तो डिजिटल मीडिया अभी नौजायदा है, लेकिन एक हमें सामना रहा इस नए ट्रेंड का, जिसमें कि हम पे ये बोझ भी आ गया कि अब हमें सिर्फ खबर ही नहीं देनी, सच ही नहीं बताना, बल्कि 5th जनरेशन वॉर के हम सिपाही भी हैं। तो ये सहाफत ने ये नया रुख मेरे ख्याल है अभी लिया है। आपके जमाने में भी क्या ये था, इस तरह का कोई प्रेशर या ऐसी किसी जंग में आप भी थे? नहीं, हमारे जमाने में था ये वार बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन ये कई गुना इजाफे के साथ अब आई है ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इसमें तो बहुत जरूरत है इस बात की कि देखिए, ये जो वार है 5th जनरेशन की वार, इसकी तो उसमें बड़ा जरूरी है कि हुब्बुल वतनी के साथ हम जो है इसका मुकाबला करें, चाहे हमारे नजरियात कुछ भी हों। हमें उस मौके पर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ हमें एक लाइन लेनी चाहिए, और वो चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे हम सहाफत में हो, हमें उस लाइन को टो करना चाहिए जो हमारी रियासत का नजरिया है, रियासत का जो मौक़िफ़ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसमें उस वार में हमें सपोर्टिव रोल अदा करना चाहिए।
تو اگر لیٹ سپوز، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، لیکن اگر ریاست خود ہمیں لگتا ہو کہ کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں غلط فیصلوں سے غلط راستے پہ جا رہی ہے، تو کیا یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے اس سچویشن کو، اس پہ تنقید کر سکے، یا وہ حقائق جو ریاست کو پسند نہیں ہیں وہ حقائق سامنے لائے؟ کیا یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے؟ صحافی کا بنیادی فرض یہ ہے، وہ واچ ڈاگ ہے. وہ ریاست اگر ریاست جو ہے وہ ایک آئین کے تحت چلتی ہے. ریاست جو ہے وہ ہمارے کچھ بنیادی اصول ہیں کے تحت چلتی ہے. اگر ریاست بھی جو ہے، ریاست کیا ہے؟ ریاست بھی انسانی کا ایک مجموعہ ہے، جس میں فوج ہے، جس میں حکومت ہوتی ہے، تو وہ غلطی کر سکتی ہے. تو صحافی کا کیا کام ہے؟ صحافی کا کام ہے کہ جب وہ اس راستے سے ہٹے، اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوں، تو وہ اس پر مثبت تنقید کرے، لیکن پارٹی بن کر رہے. پارٹی بن کر کرنا یہ نقصان دہ ہے. لیکن تنقید جو ہے، مثبت تنقید، یہ تو صحافت کی جان ہے، صحافت کا حسن ہے یہ. بالکل. اچھا، آپ نے کہا پارٹی بن کر، تو اگر ہم پرو فوج ہو جاتے ہیں یا اینٹی فوج، یہ ایک پارٹی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ اس میں دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، بلکہ ہر پارٹی کی ایک پارٹی ہے. ایک یعنی فوج کا یعنی اندھا دھند اس کی تقلید ہے کہ فوج کی حمایت کرنی ہے، ہر لحاظ سے کرنی ہے، اور اس پر کوئی بھی تنقید اگر فوج کی طرف سے کوئی ایسا قدم ہوتا ہے، مثلا کوئی صحافیوں کے خلاف قدم ہوتا ہے، کوئی مسنگ پرسنس کی بات ہوتی ہے، یہ اس ٹائپ کی بات ہوتی ہے، تو اس پر مثبت تنقید آپ ضرور کریں، وہ آپ اس کو اجاگر کریں، لیکن ایک تہذیب کے دائرے کے اندر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ وہ نیریٹو اختیار نہ کریں کہ جس سے دشمن خوش ہو. یعنی اس کا میرے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی صحافی کی بات سے انڈین میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، خوش ہوتا ہے، نریندر مودی اس کو لے کر کہتا ہے کہ پاکستان کا صحافی یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا موقف بیان کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صحافت مثبت کریں، تنقید کریں، اور اس کو آپ لائم لائٹ میں لائیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، میں بھی فوج پر اس کے پولیٹیکل کردار کا ناقد ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خرابی اصل میں اس وقت شروع ہوئی جب شروع میں پاکستان کے قیام کے بعد جب ایوب خان CNC بنے ہیں، اس کے بعد سے شروع ہوئی، کیونکہ ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا. اور آج تک اس کے سمراٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ فوج کہیں نہ کہیں سیاست میں کسی نہ کسی شکل میں اس کا نام ضرور آتا ہے. جی، وہ اس لیے آتا ہے کہ فوج بھی انسانوں پر مشتمل ہے. فوج کے بھی اپنے کچھ آرزویں ہیں. فوج بھی جب دیکھتی ہے کہ یہ سیاستدان کل جو ہے وہ بالکل زیرو تھا، یعنی مالی لحاظ سے بالکل کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کو اقتدار میں آیا اور اس کو پہیے لگ گئے، اس نے فیکٹریاں بنا لی، یہ تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اسی وطن کے فرزند ہیں، یہ کس طریقے سے آتے ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک لالچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی کردار ہو. اس میں ایسا ہے کہ ہر جگہ جب تک موقع نہیں ملے گا فلٹر تو نہیں ہونے والے ہر جگہ عفت، ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے. اس میں ہر آدمی، آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے فوجی اقتدار پر قبضہ کیا ان کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے نا، لیکن فوج سے کتنے CNC یعنی سربراہ ریٹائر ہوئے ہیں، آپ اس وقت آج کل کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا. یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جنرلز کی تعداد بہت زیادہ ہے، سینکڑوں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن کس نے کیا؟ جو اس عہدے پر پہنچے، جو پہلے ایجنڈا رکھتے تھے ان میں. ضیاء الحق ایجنڈا رکھتا تھا اور اس کو بھی موقع سیاستدانوں نے فراہم کیا. ایوب خان کو بھی سیاستدانوں نے فراہم کیا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہوں گا کہ اگر وہ اس طریقے سے جمعہ بازار نہ لگاتے حکومتیں بدلنے کا، تو اس کو موقع مل سکتا تھا. انہیں ریزسٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر یحییٰ خان کی نظر تھی، اور یحییٰ خان نے اس کے سامنے مثال تھی، جس طریقے سے
आजम खान के जरिए उन्होंने सिकंदर मिर्जा को कनपट्टी पर पिस्तौल रख के इक़्तिदार हासिल किया था और उसको एक ही रात में यहाँ से कोयटा और कोयटा से लंदन पहुंचा दिया था। तो उनके सामने ये था, जब अयूब खान मुश्किल में आया तो उसको बचाने की खातिर उसने ये कहा कि तुम इसी सूरत में बच सकते हो अगर मैं इक़्तिदार में आऊं, और उसको जबरदस्ती निकाल दिया और निकाल कर खुद कब्जा हुआ, और वो बदतरीन हुक्मरान साबित हुआ। उसकी वजह से हम पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, क्योंकि उसकी नजर एक और अगले इक़्तिदार पर थी। बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, ये बताएं, सियासी पार्टियों को ये कब रियलाइज हुआ कि वो सहाफियों का कंधा इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि अब तो खैर खुल के ही बात आ गई है, अब तो मीडिया सेल्स बन गए हैं, अब तो हमने देखा कि मीडिया के एडवाइजर्स हैं और डिजिटल मीडिया के ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। पहले के जमाने में जब आप रिपोर्टिंग करते थे तो क्या उस वक्त भी पार्टीज की तरफ से सहाफियों को हायर किया जाता था? जाहिर है वो खुल के तो नहीं होता होगा बाकायदा तौर पे, लेकिन क्या ये कल्चर था उस वक्त? सहाफत के 3 मराकज थे, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। कराची की हद तक जो मैं पूरी सहाफत मेरी 2012 तक मैं कराची में रहा, उस वक्त तक मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कराची में कोई किसी पार्टी ने कभी सहाफियों को उस तरीके से हायर नहीं किया, उनकी मदद नहीं की। ग्रुप बंदी थी, कोई जमात इस्लामी का हामी था, कोई जो है मुस्लिम लीग का हामी था, कोई दूसरा था, लेकिन जब वो रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें कोई ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये जो कल्चर शुरू हुआ, ये बदकिस्मती से ये नवाज शरीफ जब 1980 में ये इक़्तिदार में आए और उनको ये लाहौर से शुरू हुआ और फिर ये इस्लामाबाद में गया, और इन्होंने प्लाट के जरिए से, इन्होंने लिफाफों के जरिए से अपने हामी पैदा किए, और ये एक मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने इदारों में अपने लोग रखे, ये पूरा इन्होंने जाल बिछाया और इन्होंने लाहौर से शुरू किया और इस्लामाबाद गया। तो इस्लामाबाद दोनों के बारे में मशहूर था एक जमाने में, ये 90s की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं लाहौर गया, एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें शरीक था, तो उसमें जो बहुत बड़े उस्ताद जिनका इंतकाल हो गया, शेख मोगीसुद्दीन, वो सदारत कर रहे थे। तो वहाँ एक साहब ने कहा कि साहब ये क्या आप चीफ रिपोर्टर रहे हैं, तो क्या आपने भी 2-2 बंगले बना लिए हैं? मुझसे सवाल हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं कराची में रहता हूँ, वहाँ तो ये कल्चर नहीं है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो कोई हिमायत हासिल करता है तो वो इस तरीके से करता है कि वो एक डिनर खिला देता है, लंच करा देता है, चाय पर बुला लेता है कोई सियासतदान। मैंने कहा इतनी करप्शन वहाँ जरूर है, माननी चाहिए। ये 2-2 बंगलों की बात कहाँ से निकाली आप? उन्होंने कहा इस्लामाबाद में और लाहौर में जो पॉलिटिकल रिपोर्टर होता है और जो यानी ये एजेंडा लेके आता है कि मैंने कमाना है, तो वो 1 साल में 2 साल में एक बंगला बना लेता है, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भाई यहाँ होता होगा, मुझे तो आपको इल्म होगा, मुझे तो इल्म नहीं है। तो वहां फिर मेरी हिमायत एक और साहब ने की जो वहीं के सहाफी थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो बाकायदा 2-2 प्लाट दिए जाते हैं और उसमें एक बेचता है और दूसरा बना लेता है। तो ये लाहौर में उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत, मतलब नवाज शरीफ आ चुके थे, ये 90s की बात है। अच्छा ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब के जमाने में क्या सहाफियों को हुकूमत या कोई पॉलिटिकल पार्टी या खुद पीपल्स पार्टी एंगेज करती थी? नो, उसमें भी यही बात था। उस वक्त मैंने कहा कि एक तकसीम ये थी, एक प्रोग्रेसिव सहाफी थे और एक इस्लाम पसंद सहाफी थे। लेकिन तो मैं फिर कहता हूँ नजरियाती तौर पर थे, लेकिन जाहिर है वो करते थे, हिमायत करते थे। यानी जाहिर है जब भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब की शख्सियत ऐसी थी, तो उसमें मतलब मैंने उनके साथ रिपोर्टिंग की है और मुझे कभी शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया। और मैंने बेनजीर साहिबा की रिपोर्टिंग की है और बेनजीर साहिबा का तो मेरे पास सर्टिफिकेट है गैर जानबदारी का। और उन्होंने जब वो मुर्तजा ट्रिब्यूनल केस था तो उस मौके पर उन्होंने मुझे बरी नासिर असलम जायद, जस्टिस नासिर असलम जायद की अदालत में कहा था कि सारे अखबारात ने गलतियां की हैं, लो जंग में कोई गलती नहीं निकली, मेरी टीम लगी हुई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है, बहुत बड़ा। लेकिन
یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی. میں تو کراچی کی حد تک بات کر سکتا ہوں, پیپل پارٹی کے دور میں بھی نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. عارف صاحب بذات خود بہت بڑے وکیل ہیں, کہہ لیں کہ پسند کرتے ہیں ایسے صحافیوں کو جو کہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے ساتھ صحافت کرتے ہیں, جس میں کہ اسلامی نظریات کو مد نظر رکھے اور پاکستان سے محبت کو. یہ میں سمجھتی ہوں کہ عارف صاحب کی دو بنیادی نظریات ہیں صحافت میں. لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکلی کس طرح سے انہوں نے کور کیا, اور پیر پگارا کے ساتھ تو ان کی کوئی خصوصی ایک راہ و رسم تھی, اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کسی اور ایپیسوڈ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.